सजना है मुझे सजना के लिए के देखो आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग का जो आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसमें इंट्रोडक्शन होगा केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इंट्रोडक्शन है और ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसमें जो बेसिक कुछ बातें हैं उसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से मतलब उसको चीजों को रिवाइज करना। ठीक है, ताकि आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उसमें से पहली बात ये है कि भाई जो ये बंद होता है, जो बॉन्ड होता है ना, कि भाई आप अपन बात कर रहे हैं रासायनिक बंध की। ठीक है, ये रासायनिक बंध होता क्या है? देखो आपने जो ये H2 होता है ना, H2 है, H2O है ना, और CH4 है, इस तरीके के आपने यौगिक देखे होंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, और H2O का आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से H2O का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और CH4 का कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो देखो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? बेसिकली ये जो है एक तरह का आकर्षण होता है। क्या होता है? एक तरह का आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है जो दो परमाणुओं के बीच में पाया जाता है और उन दो परमाणु को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मेनली अपन 3 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से पहला है सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध। दूसरा अपन बात करेंगे आयनिक बंध के ऊपर, अपन डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में अपन आयनिक बंध भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। स्पेसिफिक 3 टाइप की बॉन्डिंग जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन कुछ बेसिक बातें करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बेसिक बातें हमने जो है वो बेसिक केमिस्ट्री में सारी चीजें कर ली है। ओके, पर अपन अगले उस चीज को रिवाइज करेंगे। देखो आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसका आपको आगे यूज क्या है वो देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नॉलेज होगा ना, जैसे कि अपन बात करते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये क्या है? सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसमें सबसे मुख्य बाह्यतम मोस्ट आउटर सेल कौन सा है? बाह्यतम कोष कौन सा है? भाई ये पहला कोष है और ये दूसरा कोष है। ठीक है, तो ये दूसरा कोष क्या है? बाह्यतम कोष है। इसी बाह्यतम कोष को जो है वो क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। संयोजी कोष। ठीक है, इसको जो है वो संयोजी कोष बोलते हैं। ठीक है, और इसको बाह्यतम कोष भी बोल सकते हैं। अब ये संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ध्यान से सुनना। देखो इस वैलेंस शेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और जो संयोजकता होती है वो यही इलेक्ट्रॉन संयोजकता डिसाइड करती है। संयोजकता यही जो बाह्यतम कोष होता है ना वही कोष जो वो क्या करता है? संयोजकता डिसाइड करता है। देखो जो परमाणु होती है वो जब बंध बनाती है ना तो उसके सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही यूज होते हैं और उनको कहा जाता है क्या बोलते हैं? संयोजकता। किसी भी परमाणु के द्वारा, कोई भी परमाणु है उसके द्वारा बंध बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
ये भी ध्यान दो। देखो सबसे बाहर परमाणु का सबसे बाहरतम कोष होता है, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस बाहरी कोष को क्या बोलते हैं? संयोजी कोष, ठीक है, वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो संयोजकता अपन कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ा था, उसका आज यूज होगा। देखो संयोजकता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद वैलेंस शेल का पता करो, ठीक है। अब इस वैलेंस शेल को इनके ऑर्बिटल्स बनाओ। s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये है p, ठीक है। तो p जो कोष है उसके अंदर 3 कक्षक होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग करनी है वो आपको प्रिंसिपल से आपको करना है, ठीक है। इसके ऊपर पहले से वीडियो बनी हुई है हमारे जो YouTube चैनल है उसके ऊपर, आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या चीजें पता चलती है। अब देखो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया भैया, ठीक है। अब आपने जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया, इससे आपको ये पता चला वैलेंस शेल क्या है, जो बाहरतम कोष होता है ना, संयोजी कोष, वो पता चला और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पता चले। अब देखो संयोजकता क्या होती है, वो अब अपन यहाँ से आपको चीजें पता चलेगी। जो संयोजकता होती है ना, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, इसको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे इसकी इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो शब्द है ना हर जगह आएगा और इसका जरूरत पड़ेगी। क्योंकि संयोजकता किसी भी परमाणु कितने बंध बना सकता है ना, वो डिसाइड करती है संयोजकता, ठीक है। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता जो होती है, जो किसी भी परमाणु का, कोई भी परमाणु, उसका सबसे बाहरतम कोष, मोस्ट आउटर ऑफ शेल जो होता है ना, उसके अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो अयुग्मित है ना, वो इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं, कितनी संयोजकता होती है? कितनी संयोजकता है, ठीक है। देखो हमको पता है कि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ये हमको पता है, ठीक है। ये हमको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी 4 होती है। ये हमको कैसे पता है? हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हमने जो ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ठीक है, और थर्ड ए, इस तरीके से जो ए सब ग्रुप है ना, टोटल 8 सब ग्रुप है ए, ठीक है। तो ये इनके ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर होता है उसके अंदर संयोजी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो ग्रुप से हमको पता चलती है कार्बन की संयोजकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इसका कक्षक संरचना बनाई, ऑर्बिटल्स बना दिए, और ऑर्बिटल में आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली ये जो है कार्बन की नॉर्मली कौन सी है? नॉर्मली इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास जो है वो कितने 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे जंप करता है इस ऑर्बिटल में, जब कार्बन को गर्म किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ के यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंस शेल कितनी होगी? 4 हो गई, ठीक है। इस कौन सी अवस्था? ये उत्तेजित अवस्था है, हमने इसको गर्म किया, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन की संयोजकता, अभी उत्तेजित कैसे होता है इसके बारे में भी अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है जबकि NCl5 क्यों नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसी चैप्टर के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब पाया जाता है, लेकिन NCl5 क्यों नहीं, जबकि ये दोनों के दोनों जो है ना एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, ऐसा क्यों होता है? तो ये इसका आपको जो जवाब है इसी चैप्टर के अंदर आज ही मिल जाएगा, ठीक है। आगे अब देखो, अब अपन बात करते हैं संयोजकता के बारे में। हो गया कि भाई संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु के द्वारा बंध बनाने की क्षमता क्या होती है, संयोजकता होती है, ठीक है। ये हो गया। और कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 होती है। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो संयोजकता क्या है, बाह्यतम कोष क्या होता है, संयोजी कोष क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया।
अब इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो ये किस तरीके से बॉन्डिंग करती है, भाई बंध किस तरीके से बनाती है ना। तो ये बॉन्डिंग किस किस तरीके से करती है, इनके लिए कुछ अपन थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे वीबीटी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी ये भी पढ़ेंगे। अपन एमओटी भी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अपन पढ़ेंगे ये जो लेविस का जो कॉन्सेप्ट है ना, लेविस का कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो थ्योरीज है ना कि केमिकल बॉन्ड जो है वो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर को बताने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए ये थ्योरियां दी गई, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले अपन लेविस का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लेविस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लेविस का लेविस कोशेल लेविस कॉन्सेप्ट। अब देखो कोशेल लेविस कॉन्सेप्ट या फिर कोशेल लेविस का जो है इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर है, ठीक है, आधारित है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखो लुईस का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है केमिकल बॉन्डिंग का, लेविस जो कोशेल लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, हमारी आपकी जो बुक है उसके अंदर इस तरीके से दिया होगा, कोशेल लुईस का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक यही है, कोशेल लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब ये क्या होता है, अब इधर देखो, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि जो अक्रिय गैसें है, जो पीरियोडिक टेबल में जो अक्रिय गैसें है, जो इनर्ट गैसें है, ठीक है, जो अक्रिय गैसें है, ठीक है, या फिर अक्रिय गैसें या फिर इसको इनर्ट गैस भी बोल सकती है, ठीक है। इन इनर्ट गैसें कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब ये जो है ना, ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर अक्रिय गैसें है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कैसा है, वो एक स्थायी विन्यास है, कैसा है, स्थायी विन्यास है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि सबके बाह्यतम कोश में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अब देखो अब जो हीलियम, मतलब ये जो अक्रिय गैसें है ना, इस अक्रिय गैसों के समान पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट स्थायी होना चाहते हैं, ठीक है, और सभी अपने जो बाह्यतम कोश होता है ना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों जैसा विन्यास पाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जो एलिमेंट होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, इनर्ट गैस की तरह होने के लिए, ये क्या इनर्ट गैस की तरह होने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों जैसा विन्यास रखने के लिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, डोनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये त्याग करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रहण भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, ग्रहण करके भी ऐसा विन्यास प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। तो देखो आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, ये एक स्थायी विन्यास होता है। तो सभी परमाणु में इनके जैसा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ग्रहण या फिर साझा करती है, ठीक है। तो ये जो लेविस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी की बेस पे है, ठीक है। और ये जो है इसमें एक और नियम दिया गया है, जो इसके बेस पे एक रूल्स बनाया गया है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीशन वाला, अष्टक नियम वाला जो रूल है ना वो बनाया गया है। वो क्या है, देखो अब देखो अष्टक नियम क्या होता है, अष्टक नियम क्या होता है वो देखो, ठीक है। अष्टक नियम क्या होता है, ठीक है, इसी के अंदर ये छोटा सा टॉपिक है, अष्टक नियम। अष्टक नियम अब देखो ये अष्टक नियम क्या होता है, अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये अष्टक नियम क्या होता है, देखो किसी भी कोई भी परमाणु है ना, कोई भी परमाणु है,
वो अपने नजदीकी, हमने अभी बात किया कोई भी परमाणु अपने नजदीकी अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करती है, बॉन्डिंग करती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती है या फिर एक्सेप्ट करती है या फिर पार्टनरशिप करती है, त्याग करती है, ग्रहण करती है या फिर साझा करके, कैसे भी करके वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों जैसा विन्यास प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, तो किसी भी तत्व के द्वारा अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन जैसा विन्यास प्राप्त करना अष्टक नियम कहलाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, और वो इसके लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करती है, साझा करती है या फिर एक्सेप्ट करती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे ठीक है, ये हो गया अष्टक नियम, तो ये अष्टक नियम के ऊपर भी बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है। और इसके इस कॉन्सेप्ट से जो है वो एक और लेविस ने जो है अपना एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो था लेविस डॉट सिंबल, जिसके ऊपर अपन डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री में। लेविस डॉट सिंबल जो है वो भी यहां से ही जो है वो कॉन्सेप्ट आया लेविस डॉट सिंबल का। अब ये लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, इधर देखो। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा, कोई भी परमाणु है ना, किसी भी परमाणु के द्वारा अपने बाह्यतम कोश के जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस 8 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, डॉट के रूप में दर्शाना। डॉट भाई अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन ये हो गया। ठीक है, अब देखो एलिमेंट की जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है, क्या कहलाता है, लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। अब देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट का लेविस डॉट सिंबल आप कैसे मतलब पता कर सकते हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ए, ठीक है, सेकंड ए, थर्ड ए, ठीक है, और फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ ए, ये 8 अपने हमने जो है वो ग्रुप्स जो है स्टडी किए हैं। जो क्या है, ये दो जो है ना कौन से है, एस ब्लॉक के है ना, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये बाकी वाले जो है ना एलिमेंट 6, ये जो बाकी वाले 6 ग्रुप है ये इसके पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अपन आज अगेन रिपीट रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है कि किसी भी, हमने अभी बताया कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना। अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आप कैसे पता कर सकते हो, अब देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ठीक है, उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट का जो लेविस डॉट सिंबल होगा, ठीक है, वो किस तरीके से होगा, उसका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके अंदर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर होगा वही उसके अंदर क्या होंगे, संयुक्त कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या कहता है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, और सेकंड ग्रुप में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब ये पीरियोडिक टेबल जो है वो अपन याद करने थोड़ी बैठेंगे क्योंकि इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझा रहे हैं। अब देखो जैसे हाइड्रोजन का आपको पूछा जाए कि लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, लेविस डॉट सिंबल का कांसेप्ट क्या है कि भाई बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाओ। तो भाई हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, फर्स्ट ग्रुप का है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका जो होगा लेविस डॉट सिंबल हाइड्रोजन का वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लिथियम का इस तरीके से, ठीक है, सोडियम का इस तरीके से, और बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है तो इसका लेविस डॉट सिंबल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और देखो अब देखो जैसे कि थर्ड ग्रुप के अंदर, माना थर्ड ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट है ना, उसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, ठीक है, उसका लेविस डॉट सिंबल ये हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना। ठीक है, और इसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट का लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, ये होगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाओ। क्लियर है। इसी तरीके से और जो फिफ्थ ग्रुप है इसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट का लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉनों का रखना है भाई, सबसे पहले एक एक करके रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। ये हो गया इस ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट का लेविस डॉट सिंबल
ये होगा, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन, सभी एलिमेंट का लेंस सिंबल ये होगा, और इसमें भी सेम, ठीक है। अब ये कैसे पीरियोडिक टेबल याद करना है, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो कि अपन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बात और, इससे आप जो है वो संयोजकता भी निकाल सकते हो। कैसे? ठीक है, संयोजकता कैसे? देखो संयोजकता मतलब क्या होती है। अब जैसे कि संयोजकता का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 3 है, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट की संयोजकता क्या हो जाएगी? 4। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं? 4 है, ठीक है। और 5 ग्रुप जो कि नाइट्रोजन फैमिली होती है, इसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही वैलेंसी होती है। तो ये वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लेंसडॉट सिंबल क्या होता है, ठीक है, और कैसे ड्रॉ करना है, ये चीजें जो है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इसी चैप्टर के अंदर। आप जब संकलन पढ़ोगे, ठीक है, वीबीटी वैलेंस बाउंड थ्योरी पढ़ोगे, तो इस सभी में इसकी जो है वो इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्लियर है? अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भाई हमारा एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि जो प्रकृति के अंदर जो है वो NCl5 जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता, लेकिन नहीं पाया जाता, लेकिन PCl5 पाया जाता है। PCl5 जो है वो पाया जाता है। भाई देखो हम बात करते हैं इस ग्रुप की, नाइट्रोजन, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। भाई इस ग्रुप का ग्रुप नंबर कौन सा है देखते हैं, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि इसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी ना, वो क्या होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो फास्फोरस की भी यही होनी चाहिए, फास्फोरस की भी यही होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वो NCl3 बनाता है, लेकिन तो ये और ये भी PCl3 बनाता है, ठीक है, लेकिन ये PCl5 भी बनाता है भैया। अब इसकी वैलेंसी तो 3 होती है, लेकिन 5 वैलेंसी कहां से आ गई? तो वो क्या मैटर है, क्या फंडा है, उसके ऊपर अपन जो है वो अभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, अब देखो ये क्या चीज होती है। देखो एक तो होती है संयोजकता, एक क्या होती है? संयोजकता, ठीक है, एक होती है संयोजकता, दूसरी होती है सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। भाई एक तो होती है वैलेंसी, दूसरी होती है कोवैलेंसी, सहसंयोजकता, ठीक है। देखो किसी भी ग्रुप के अंदर आने वाले सभी परमाणुओं की संयोजकता क्या होगी? समान। सभी की संयोजकता क्या होगी? समान होगी, लेकिन सहसंयोजकता जो है वो भिन्न हो सकती है, ठीक है। अब सहसंयोजकता कैसे निकालते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर इस एक जो क्वेश्चन है ना, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो नाइट्रोजन को आपने देखा होगा एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p कितना होगा? 4 और 3, 2p3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसी है? नॉर्मल स्टेट है। कैसी है? ग्राउंड स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है। और नॉर्मल स्टेट में हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल और ये क्या है? सेकंड एनर्जी लेवल। अपन जो है बाह्यतम कोश की ही बात करेंगे, ये हमारी बात हो चुकी है। केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल की ही बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है। p है, अब 2p, p के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं, ये लो। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। अब देखो इस तरीके से क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी संयोजकता। अब देखो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये बाह्यतम कोश क्या? सेकंड एनर्जी लेवल इसका बाह्यतम कोश है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 3 है। अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित है,
तो इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, लेविस डॉट सिंबल। अभी हमने बताया कि लेविस डॉट सिंबल क्या होता है कि बायटम कोष के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाता है, ठीक है। तो ये लो नाइट्रोजन और बायटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5 है। तो 5 को आप कैसे दर्शाओगे, देखो 3 क्या है, अयुग्मित है, तो ये लो 3 अयुग्मित, और 2 क्या है, पेयर के रूप में, ये लो 2 पेयर के रूप में। तो ये इसका जो है वो लेविस डॉट सिंबल बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को, अब अपन फास्फोरस के केस की बात करते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं, फास्फोरस केस की। फास्फोरस में बात करते हैं, फास्फोरस में ऐसा क्या लोचा है कि वो PCl5 बनाता है। देखो फास्फोरस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। फास्फोरस जो कितने नंबर पे आता है, ठीक है, फास्फोरस जो है वो हमारा आएगा 7 + 8 ना, 15 नंबर पे। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 15 ही होगा ना, ठीक है। तो 15 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p, ये कितना हो गया 10 12 और ये 3, ये हो गया 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड और ये थर्ड एनर्जी लेवल। तो बायटम कोष फास्फोरस के केस में कौन सा है, तीसरा कोष जो है वो सबसे भारी कोष है। हमने डिस्कस किया था, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपने देखा था कि फर्स्ट कोष होता है ना उसके अंदर ओनली फॉर s होता है, ठीक है, 1s होता है। और हमारा जो दूसरा कोष होता है ना उसके अंदर क्या होता है, 2s और 2p भी होता है, ठीक है। और तीसरे कोष में 2s तीसरा कोष है ना, तो 3s 3p और 3d भी होता है ना, क्या होता है 3d भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीसरा कोष है, तो हमारे पास जो 3d भी है, क्या है 3d भी है, और d कितना है 0, ठीक है। अब देखो ये कैसा ऑर्डर है, ये जो है ना मतलब ये क्या है, कक्षकों का जो है वो परमाणु के अंदर ऑर्डर है कि भाई पहले 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपन भरते कैसे, अबव प्रिंसिपल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपन अबव प्रिंसिपल से भरते हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3d जो है वो अवेलेबल है, और d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, और पांचों के पांचों क्या है, खाली है, वैकेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ये लो 1 2 3, ये हमारा s के अंदर एक ऑर्बिटल ही होता है, ठीक है। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग फंडा कि भाई सहसंयोजकता क्या होती है, इसके बारे में अब अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इसकी क्या है, कक्षक संरचना है। भाई हमने इसके ऑर्बिटल्स को बना दिया ताकि अपन अच्छे से विजुलाइज कर सके वैलेंसी और लेविस डॉट सिंबल को। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर है, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 है, ये लो 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर खाली है। अब देखो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, नॉर्मली ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी देखो, बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, इनमें 3 है, तो संयोजकता क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, ये फास्फोरस बनाया और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक युग्मित, दो युग्मित, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, लेविस डॉट सिंबल हो जाएगा। लेकिन अपन हमारे पास देखो डी जो है ना अवेलेबल है। अब इस इलेक्ट्रॉनों को मैं जंप करवा सकता हूं क्योंकि हमारे पास खाली कक्षक है, ठीक है। तो हम जैसे ही इस परमाणु को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला युग्मित, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इस खाली डी ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे क्या करेगा, जंप करेगा, तो इसका चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देखो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अबव प्रिंसिपल से करते हैं, लेकिन जंप जो है वो अपन अबव प्रिंसिपल से नहीं करवा सकते। हमारे पास 3D अवेलेबल है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, तो आज अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, उत्तेजित अवस्था
ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आपने जैसे इसको हीट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब ये यहाँ चला जाएगा तो इसका जो वैलेंस शेल का जो विन्यास है ना वो क्या हो जाएगा, उसको अपन थोड़ा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये देखो 3s1 हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3s1 और 3p3 रहेगा और 3d1 हो जाएगा। अब देखो ये s और ये क्या है p है, और ये क्या है d, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखो हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, उत्तेजित कर लिया। ठीक है, तो उत्तेजित कर लिया यहाँ से, तो उत्तेजित अवस्था में इसका विन्यास चेंज हो जाएगा ना। s के अंदर कितना, एक इलेक्ट्रॉन रहा ना, ये लो, p के अंदर 3, ठीक है, और d के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब यहाँ पे आयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने 5, आयुक्त इलेक्ट्रॉन 5 है ना। तो देखो अब ये ग्राउंड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था में इसकी संयोजकता चेंज हो गई ना। अब इसकी जो संयोजकता है ना वो चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में चला गया है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 5। जबकि नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में हमारे पास खाली कक्षक ही नहीं है ना। देखो 2d होता नहीं है हमारे पास, जो नाइट्रोजन है ना उसके अंदर ओनली फॉर क्या है 2s और 2p है। ठीक है, d यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जो दूसरा कोष होता है ना, हमने देखा अभी कि जो दूसरा कोष होता है ना उसके अंदर ओनली फॉर 2s 2p ही होता है, 2d कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली कक्षक, खाली d कक्षक जो है वैकेंट d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि फास्फोरस के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल क्या है अवेलेबल है। तो अपन इलेक्ट्रॉनों को जंप करवा सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं, खाली कक्षक है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो इस उत्तेजित अवस्था में इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, और इसका लेविस डॉट सिंबल भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे अयुग्मित। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे अयुग्मित। तो इस तरीके से फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे 5 क्लोरीन लग सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो PCl5 बनता है और यहाँ पे PCl3। तो देखो PCl5 भी बन सकता है, PCl3 भी बन सकता है, जबकि यहाँ पे क्या हो सकता है 3 वैलेंसी है तो NCl3 तो बन जाएगा, लेकिन NCl5 अब देखो NCl3 तो बन जाएगा लेकिन NCl5 नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी को अपन कितनी भी कोशिश करें इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं कर सकते, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी नहीं कर सकते। नाइट्रोजन नेवर पेंटावैलेंट, कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, ओनली फॉर ट्राइवैलेंट ही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए NCl5 बन जाता है लेकिन PCl5 नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3d, ठीक है, जो खाली जो है वैकेंट खाली 3d कक्षक जो है, ठीक है, वो क्या होता है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उपस्थित नहीं होता है। तो ये हमारा जो है जो सहसंयोजकता वाला टॉपिक था वो कवर हो गया कि भाई NCl5 क्यों नहीं होता है। ठीक है, वो चीज आज प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप, ठीक है, तो इस तरीके से जो सल्फर होता है ना, जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली का है सल्फर है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, लेकिन सल्फर की जो है वो 2 4 और 6। ठीक है, 3 टाइप की इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये जो है 3 टाइप की, ये क्या होती है वैलेंस, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी, जो अपने लैटिट्यूड स्ट्रक्चर में कवर कर चुके हैं। और बाकी जो नॉर्मली ये क्या है वैलेंसी है। तो इस टॉपिक जो है वो पढ़ा। ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग जो है आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास, देखो फर्स्ट क्लास है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो ये बेसिक चीजें आज हमने पढ़ी ये सब आप जब संकरण पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर के अंदर आएगा संकरण, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पढ़ोगे उसके अंदर इस सभी बेसिक चीजों का यूज होगा। ठीक है, संकरण पढ़ोगे, ठीक है, और VBT पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, तीसरा
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ोगे, इसमें भी इसका यूज होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी चीजें मतलब यूज होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उनमें अपन आगे क्लास के अंदर सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा था जैसे कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, सहसंयोजकता क्या होती है, संयोजकता क्या होती है और कैसे निकालते हैं ये भी डिस्कशन किया। दूसरी होती है एक सहसंयोजकता, सहसंयोजकता मतलब संयोजकता जो है ना वो बदल भी सकती है ना भाई, खाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और वैलेंसी बदल जाएगी। तो ये दो टॉपिक हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा अष्टक नियम क्या है, जो हमारा अष्टक नियम था ना वो, ठीक है, कि भाई ऑक्टेट रूल क्या होता है, अष्टक नियम क्या होता है। फिर हमारा जो टॉपिक था हमने पढ़ा लुईस बिंदु संरचना, सॉरी लुईस बिंदु प्रतीक, जो एलिमेंट होते हैं जो तत्व होते हैं उनके लेविस बिंदु प्रतीक, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने डिस्कस किया कि जो बंध होता है ना, बॉन्ड जो होता है ना भाई, वो बॉन्ड जो है वो क्यों फॉर्म होता है भाई, बंध क्यों बनता है वो भी हमने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि बंध इसीलिए बनता है क्योंकि मुक्त अवस्था में जो परमाणु होती है ना वो क्या होती है, अस्थायी होती है, ठीक है। तो वो अणु के रूप में बदल के मतलब आपस में बंध बना के अणु के रूप में बदल जाती है और वो स्थायित्व को ग्रहण करती है, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड जो है वो बनते हैं, क्लियर है ना, ये चीज हो गई, ठीक है। और एक बात और, जब बॉन्ड बनते हैं ना, जो एलिमेंट होते हैं इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, तब क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, ठीक है, स्थायी हो जाते हैं। अब एनर्जी कौन सी, जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना वो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनता है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी आती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है वो आगे इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर अपन अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरा बेसिक से, ठीक है। और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सब चीज़ें जो हिंदी मीडियम में ही कवर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आप हिंदी मीडियम वालों के लिए सारी चीज़ें हम अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे और अच्छे से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।